नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। पीएम नेतन्याहू के सामने लगे शेम ऑन यू के नारे। पिछले साल हमास के हमले में मारे गए लोगों की याद में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत के लिए पहुंचे थे इजरायली पीएम। नेतन्याहू बोले, इजराइल ने ईरान को गंभीर नुकसान पहुंचाया, कई सैन्य ठिकाने और मिलिट्री बेस तबाह। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का जवाब, हमले को बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं, इजराइल को हमारे युवाओं की ताकत को समझना जरूरी। गजा में इजरायली हमलों के दौरान 40 लोगों की मौत। मोदी रुकवा सकते हैं रूस यूक्रेन जंग, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा, ब्रिक्स समिट फेल रहा, इसमें शामिल हुए ज्यादातर नेताओं पर पुतिन को भरोसा नहीं। स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ वडोदरा में पीएम मोदी का रोड शो। एयरक्राफ्ट प्लांट का किया उद्घाटन। भारत में बनेगा C-295 विमान, स्पेन करेगा मदद। जापान में 15 साल बाद बहुमत से चूकी शिंजो आबे की पार्टी, किसी को बहुमत नहीं। पीएम इशिबा बोले, हार के बाद भी पद पर रहूंगा। शेख हसीना के खिलाफ मर्डर केस में बांग्लादेश की अदालत का आदेश। पुलिस से 28 नवंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। 24 लोग मामले में आरोपी। और अब आज की बड़ी खबर। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार चरम पर है और दोनों ही कैंडिडेट अपनी जीत को पक्का करने के लिए कोशिशों में जुटे हुए हैं। गजा और लेबनान युद्ध में इजराइल को अमेरिकी समर्थन के चलते अमेरिकी मुसलमान जो बाइडेन प्रशासन से नाराज हैं, जिसका नुकसान डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को झेलना पड़ सकता है। ऐसे में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को फायदा मिल सकता है। पिछले कुछ 8 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने मुसलमानों का नेशनल रजिस्टर यानी राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाने का विचार पेश किया था और मुस्लिम देशों से माइग्रेशन पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव भी रखा था। अपने पहले चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप लगातार मुस्लिम विरोधी बयानबाजी करते रहे थे, लेकिन अब उनके अभियान में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को अब महज 1 हफ्ते का समय बाकी है और ऐसे में वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस की रेस में शामिल हैं और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के साथ उनकी चुनावी फाइट काफ़ी टाइट नज़र आ रही है। ऐसे में ट्रंप और उनका कैंपेन अरब अमेरिकी और मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन जीतने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका के मुस्लिम वोटर्स राष्ट्रपति जो बाइडेन के गजा युद्ध से निपटने के तरीके और सामाजिक मुद्दों पर पार्टी के रुख को लेकर डेमोक्रेट्स से नाखुश हो सकते हैं। ऐसे में मिशिगन में उनका समर्थन काफ़ी अहम माना जाता है, जो अरब अमेरिकी और मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाला एक काफ़ी अहम स्विंग स्टेट है। मिशिगन में डेट्रॉइट के एक उपनगर नोवी में रिपब्लिकन पार्टी की एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समूहों को इनवाइट किया। इसमें कई मुस्लिम और अरब अमेरिकी नेता भी शामिल थे। मिशिगन के इन प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं के एक समूह ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। मंच पर मौजूद इन मुस्लिम लीडर्स ने चुनाव में ट्रंप का समर्थन करने का ऐलान किया। साथ ही गजा युद्ध के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों की आलोचना भी की। इस रैली के दौरान इमाम बिलाल अल जुहैरी ने ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा कि हम मुसलमान ट्रंप के साथ खड़े हैं क्योंकि उन्होंने शांति का वादा किया है, न कि युद्ध का। उन्होंने मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में जारी खून खराबा बंद होना चाहिए और मुझे लगता है कि ट्रंप इसे मुमकिन कर सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि भगवान ने किसी खास मकसद के लिए ट्रंप की जिंदगी 2 बार बचाई है। वहीं ट्रंप ने मुस्लिम और अरब वोटर्स की युद्ध खत्म करने की मांग और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने पर सहमति जताई। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार
कमला हैरिस की जमकर आलोचना की। ट्रंप ने हैरिस और पूर्व रिपब्लिकन कांग्रेस वुमन लिज चेन के संबंधों का जिक्र किया। लिज चेन ने 2001 में इराक पर अमेरिका के आक्रमण का समर्थन किया था। दरअसल गाजा युद्ध को लेकर मुस्लिम मतदाता नाराज हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मिशिगन में मुस्लिम समुदाय के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन घटता जा रहा है, क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने इस जंग में इजराइल को भरपूर मदद भेजी है, जबकि इजरायली हमलों में गाजा में 42,500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने एक और रैली में बोलते हुए कहा कि मैं मिडिल ईस्ट में अराजकता को रोकूंगा और तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोकूंगा। खबरों के मुताबिक मुस्लिम वोटर्स के रुख में यह बदलाव तब साफ हुआ जब 1 लाख से ज़्यादा डेमोक्रेटिक मतदाताओं ने मिशिगन स्टेट के प्राइमरी चुनाव में अप्रतिबद्ध यानी अनकमिटेड का विकल्प चुना। मतदाताओं ने जो बाइडेन के री इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनकी गाजा नीति को लेकर विरोध दर्ज कराया था। मिशिगन में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी मूल के तकरीबन 3 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन ने मिशिगन में ट्रंप को मामूली अंतर से हराया था, जो भविष्य के चुनावों पर मुस्लिम समुदाय के संभावित प्रभाव को उजागर करता है। हालिया सर्वे में अरब अमेरिकियों के बीच ट्रंप को थोड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश तख्तापलट के बाद भी राजनीतिक और संवैधानिक संकट से गुजर रहा है। इस बीच मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार लगातार कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिससे उनकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश में जिस द्वीप यानी आइलैंड की वजह से तख्तापलट हुआ, अब उसी को लेकर अंतरिम सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है कि लोग सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस एक नोबेल पुरस्कार विजेता और जाने माने अर्थशास्त्री हैं, लेकिन उनकी सरकार के फैसले किसी खास मकसद या एजेंडे से प्रभावित नजर आ रहे हैं। हाल ही में यूनुस सरकार ने सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिसका बांग्लादेश के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस सरकार ने सेंट मार्टिन द्वीप पर पर्यटन पर पाबंदी लगा दी है। इस द्वीप पर टूरिज्म को लेकर 4 महीने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी शुरुआत नवंबर से होगी। 22 अक्टूबर को बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी अपूर्वा जहांगीर ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा था कि अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद ने सेंट मार्टिन द्वीप पर 4 महीने के लिए पर्यटन पर कुछ प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। अंतरिम सरकार के मुताबिक ये फैसला इस द्वीप की सुरक्षा और कोरल रीफ को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए लिया गया है। सरकार के फैसले के मुताबिक नवंबर में पर्यटक इस इलाके में घूमने तो आ सकते हैं, लेकिन उन्हें रात भर रुकने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं दिसंबर और जनवरी में आने वाले पर्यटकों को रात में भी स्टे करने की इजाज़त होगी, लेकिन पूरे द्वीप पर उनकी संख्या हर दिन 2000 से ज़्यादा नहीं होगी। प्रेस सेक्रेटरी अपूर्वा जहांगीर के मुताबिक फरवरी में सफाई के लिए ये द्वीप पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। बांग्लादेश के टूर ऑपरेटर्स ने इस फैसले पर विरोध जताया है। इस फैसले से हजारों लोगों का रोजगार और कारोबार प्रभावित होगा। सरकार के फैसले का विरोध करते हुए टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश यानी TOAB के प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीउज़्ज़मा ने कहा कि अगर पर्यटन सीमित या बंद कर दिया जाता है तो इस द्वीप पर रहने वाले तकरीबन 10,000 लोगों से रोजगार छिन जाएगा। उन्होंने सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इससे उद्यमियों के वित्तीय निवेश पर भी खतरा होगा। आमतौर पर सेंट मार्टिन द्वीप पर अक्टूबर से लेकर मार्च तक टूरिज्म के लिए ठीक समय माना जाता है। इन महीनों में बड़ी तादाद में यहाँ सैलानी आते हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले से सेंट मार्टिन द्वीप पर टूरिज्म और उससे जुड़े तमाम कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। टूर ऑपरेटर्स ने सरकार से दूसरे विकल्पों पर विचार करने की मांग की है।
टूर ऑपरेटर शिबलुल आजम कुरैशी का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए द्वीप पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होना चाहिए। साथ ही द्वीप पर जनरेटर का इस्तेमाल बंद हो और पर्यावरण फ्रेंडली सोलर प्लांट्स का सेटअप किए जाने की भी ज़रूरत है। शिबलुल कुरैशी ने कहा कि ईंट, रेत, सीमेंट और रॉड्स का इस्तेमाल करके किए जाने वाले स्थायी स्ट्रक्चर का निर्माण सीमित होना चाहिए, लेकिन पर्यटन पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने इस द्वीप पर यात्रा के लिए वैकल्पिक ट्रैवल रूट भी विकसित किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका के लिए बेहद अहम है। माना जाता है कि अमेरिका इस द्वीप पर अपना कंट्रोल चाहता था। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिकी मंशा को दरकिनार किया और माना यह भी जाता है कि इसी द्वीप की वजह से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था। सेंट मार्टिन बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित महज 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला द्वीप है। ये द्वीप जैव विविधता, मछली पालन और पर्यटन समेत कई चीज़ों के लिए काफ़ी अहम माना जाता है, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह द्वीप और भी ज़्यादा महत्व रखता है। दावा किया जाता है कि अमेरिका इस द्वीप पर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, लेकिन शेख हसीना इसके लिए राजी नहीं थी, जिसके बाद बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन खड़ा हो गया। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन शुरू तो हुआ था आरक्षण के सवाल पर, लेकिन देखते ही देखते ये राजनीतिक हो गया और आखिरकार प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। इस्तीफे से पहले शेख हसीना ने कहा था कि अगर उन्होंने बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका को कब्जा सौंप दिया होता और बंगाल की खाड़ी में उसे बेस बनाने की इजाज़त दे दी होती तो वो सत्ता में बनी रह सकती थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका इस द्वीप पर इसलिए कब्जा चाहता है ताकि हिंद महासागर में वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। हिंद महासागर के इलाके में चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है। चीन की बढ़ती मौजूदगी ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दरअसल इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो इसे रणनीतिक तौर पर बेहद अहम बनाती है। यहाँ से दुनिया में कहीं भी समुद्र के रास्ते जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस द्वीप से न सिर्फ बंगाल की खाड़ी बल्कि आसपास के पूरे इलाके पर भी नज़र रखी जा सकती है। ऐसे में सामरिक रूप से सेंट मार्टिन द्वीप का खासा महत्व है। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।